गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है आपके लिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एमफिल अच्छी होती है या पीएचडी अच्छी होती है, या फिर पीएचडी को कितने साल लगते हैं, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। मेनली मैं डीयू का डिस्कस करूँगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बाकी आप किसी और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एंट्रेंस के अलावा हम इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपको कैसे सुपरवाइज़र को अप्रोच करना है, गाइड को अप्रोच करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर आपका मास्टर्स के बाद कुछ गैप है और आप पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो जो भी अ कॉन्सिक्वेंसेस हैं पीएचडी करने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप पीएचडी करना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कुछ और काम नहीं है, ठीक है? आपको कड़वी लग सकती है ये बात, लेकिन ये सच है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि आपको पीएचडी किस लिए करनी है। आपको पीएचडी इसलिए करनी है क्योंकि आजकल कॉलेजेस में पीएचडी वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो। या फिर आपको पीएचडी इसलिए करनी है कि पीएचडी करने के बाद जो भी हम प्रोफ़ेसर लगेंगे या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लगेंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, आप उसके लिए पीएचडी करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्कुल मेरे हार्ट के डेप्थ से निकली हुई बातें हैं, ठीक है? तो इन्हें ज़रूर अपने दिमाग में, माइंड में घुसा लेना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों पीएचडी में एडमिशन ले लोगे, 2-3 साल बाद छोड़ दोगे, आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है? तो वैसे मत करना, इसके लिए ही मैं आपके साथ आज ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पीएचडी होती है, उस पीएचडी का मेनली हम डीयू की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये याद रखना। तो पीएचडी जो होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कब आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास मान लो कि नेट नहीं है, ठीक है? तो क्या हम 3 केसेस, 3 सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। एक हो सकता है कि आप नॉन नेट एस्पायरेंट हो, ठीक है? आपके पास नेट नहीं है, या हो सकता है आपके पास नेट हो बट जेआरएफ ना हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास नेट जेआरएफ हो, ठीक है? 3 सिनेरियो हैं, वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन नेट को डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, हमने मास्टर्स तो कर ली, लेकिन हम नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है? हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मान लो कि आपके पास आप नॉन नेट एस्पायरेंट हो, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोफ़ेसर्स देखते हैं, वो ये कि आपके पास जेआरएफ है या नहीं, ठीक है? तो क्या होता है कि सबसे हायर चांसेस होते हैं पीएचडी मिलने के, अगर आपके पास जेआरएफ है तो। ठीक है? इससे क्या होता है, प्रोफ़ेसर के ऊपर बर्डन नहीं रहता, आपको फेलोशिप मिलती रहती है। हो सकता है कि आपको मोस्टली प्रेफ़र क्यों करते हैं प्रोफ़ेसर्स जेआरएफ वालों को? वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास जेआरएफ है, तो आप उस प्रोफ़ेसर के ऊपर एक मतलब बर्डन की तरह नहीं हो, ठीक है? आपको फेलोशिप मिल रही है, आप अपनी सारी चीज़ों को ढंग से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप काम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप अभी ऐसा सोच सकते हो कि मेरे पास नेट नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे को सिर्फ़ फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को सेल्फ़ फाइनेंस कर सकता हूँ। तो इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहना, आपको जेआरएफ करनी ही पड़ेगी, तभी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल मेरे हिसाब से हो पाओगे, ठीक है? आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो मैं सच्ची ये गारंटी दे रही हूँ, आप 1 साल के बाद ही पीएचडी छोड़ दोगे। इतना बर्डन हो जाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, आपको ये लगा लो कि 8 तो बहुत कम बोल रही हूँ, 10 से 12 घंटे डेली काम करने पड़ते हैं, ठीक है? आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा लैब, लैब में सारा काम करना होगा। साथ-साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि लैब के बाद भी आपको कुछ रिसर्च पेपर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने पड़ेंगे।
इसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशंस आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे फैकल्टीज होते हैं वो क्या करते हैं कि हर वीक या हर मंथ में एक बार प्रेजेंटेशन लेते हैं हर एक स्टूडेंट की जो भी उनके अंडर है। तो आपको उस प्रेजेंटेशन की भी प्रिपरेशन करनी है। आपको थीसिस का भी कुछ चीज लिखना शुरू करना है फर्स्ट ईयर के एंड में आते आते, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं हम, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस जो है तभी मैनेज कर पाओगे आप जब आपके पास फेलोशिप है, आपके पास कुछ इनकम आ रही है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनके पास जेआरएफ नहीं होता है, अगर फिर भी उन्हें पीएचडी मिल जाती है तो वो इधर उधर कहीं पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या तो किसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं तो इंस्टीट्यूट से उन्हें कुछ इनकम मिलती रहती है, जैसे जीटीबी नगर वाला एरिया जो है डीयू के पास वाला, वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने किया था, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहती है, ठीक है। मेरे पास जेआरएफ थी फिर भी मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो सिर्फ एडिशनल इनकम के लिए, क्योंकि जेआरएफ का जो अभी 2019 में जो पीडीएफ का जो वो देखा था आपने, तो अभी 2019 में क्या हुआ था कि जेआरएफ का फेलोशिप का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज हो गया था, 31,000 हो गया था फॉर जेआरएफ, एंड एसआरएफ के लिए 35,000 हो गया था। हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि जेआरएफ और एसआरएफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। तो आपके पास जेआरएफ है तभी आप पीएचडी करने का सोचो, अगर नहीं है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे और बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं नेट वालों की। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास नेट है बट जेआरएफ नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट अगर मान लो बहुत ज्यादा होनहार हैं, ठीक है, उन्हें इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया किसी गाइड ने, तो क्या होता है कि गाइड सोचता है कि उसको कुछ पैसे मिले कहीं से। तो अगर गाइड के पास कोई सा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, मैं यहाँ प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, उनके पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट के अंडर उस स्टूडेंट को वो पीएचडी करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट से कुछ पैसे आते रहते हैं, उस पर्सन को मिलते रहते हैं, तो उतना ही ऑलमोस्ट उतना ही अमाउंट मिलता है जितना जेआरएफ में मिलता है। तो उसके लिए वो चीज ठीक हो जाती है। बट इसमें भी एक चीज है, इसमें क्या चीज है कि एक गाइडलाइन है कि प्रोजेक्ट के थ्रू आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। मतलब आप प्रोजेक्ट में एनरोल्ड हो अगर, तो आप साथ में पीएचडी भी करो, ऐसी चीज नहीं हो सकती। बट हाँ, कुछ गाइड्स घपला कर देते हैं इस चीज में, तो हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी एज सच कोई दिक्कत नहीं आती। तो एटलीस्ट आपके पास नेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है नॉन नेट वालों की बात। तो नॉन नेट वालों की बात में मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आपको जो डिपार्टमेंट फेलोशिप देता है, कुछ अमाउंट फेलोशिप का आपको मिलेगा, नॉन नेट फेलोशिप उसे बोलते हैं। वो अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको मिलती है लगभग 8,000। लास्ट ईयर तक तो 8,000 थी, अब कुछ चेंजेस आए हो तो पता नहीं। तो 8,000 अमाउंट मिलता है पर मंथ, जो कि बहुत कम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप एम फिल कर रहे हो, मान लो, ठीक है, आपके पास नॉन नेट वाले हो आप और आप एम फिल कर रहे हो, तो आपको 5,000 5,500 कुछ इतना पर मंथ कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो नॉन नेट वाले, ऐसा नहीं है कि एलिजिबल इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन नेट वाले पीएचडी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट आपके गाइड पे, आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको लेना चाहे या नहीं, ठीक है। जब तक आप उनके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो वो आपको नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। प्रोफेसर्स जो भी डीयू में आपको मिलेंगे सब जेआरएफ मांगते हैं, तो आपको जेआरएफ चाहिए अगर आपको पीएचडी करनी होगी तो, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस हैं, नेट वालों को दे देते हैं कभी कभी, अगर उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा वास्ट है, अगर उन्हें इंटरव्यू में लगता है प्रोफेसर्स को कि आपको बहुत कुछ आता है, तो वो आपको नेट के बेसिस पे भी ले लेंगे, ठीक है। आजकल तो ऐसा होता है कि आपके पास नेट भी है ना तो भी आपको पीएचडी नहीं देते वो, आपके पास जेआरएफ होना चाहिए तभी वो आपको पीएचडी के लिए लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नेट है तो वो आपको बोल देते हैं कि आप पहले एमफिल कर लो फिर पीएचडी कर लेना 2 साल बाद, फिर सोच लेना, ठीक है। तो मैं यही चीज बोलूंगी कि एमफिल मत करना, ठीक है। एमफिल में क्या चीज होती है, एमफिल में आपका टाइम वेस्ट होता है,
ठीक है, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं एमफिल करने में, उतना तो आपका मतलब पीएचडी के 2 साल निकल जाएंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको एमफिल अगर दे रहे हैं वो प्रोफेसर, और अगर आप चाहते हो आगे पीएचडी करना उन्हीं के अंडर, तो आप एमफिल कर सकते हो। ठीक है, अब 2 चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि अगर मान लो कि आप क्लियर नहीं हो, आप नहीं जानते हो कि आपको एमफिल करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए, पीएचडी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए एक चीज़ होती है कि आप सबसे पहले एमफिल कर लो। एमफिल करके प्रोफ़ेसर्स भी ऐसे ही बोलेंगे जब आप उनके पास जाओगे तो। अगर आप क्लियर नहीं हो पीएचडी करने के, तो आप सबसे पहले एमफिल करो। एमफिल में आप देखो कि आप रिसर्च वर्क, सेम रिसर्च वर्क होता है जैसे कि पीएचडी वालों के लिए होता है, ठीक है? तो वही चीज़ आपको करनी होगी पीएचडी में भी और एमफिल में भी। बस ये है टाइम ड्यूरेशन, पीएचडी 5 से 6 साल की आराम से होती है, 6 से एक्सटेंड भी कर देते हैं बहुत सारे गाइड्स। बट जो एमफिल होती है वो आपकी 1.5 से 2 साल में करवा ही देते हैं मोस्टली प्रोफेसर्स, ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं कि आपको अगर क्लियर नहीं है पीएचडी करने का, तो आप क्या करो, एमफिल कर लो पहले, फिर पीएचडी कर लेना, ठीक है? अब वो आपको बिल्कुल क्लियरली ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको मैं ही पीएचडी के लिए रख लूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने काम एमफिल में कैसा किया है। तो एमफिल के काम के अकॉर्डिंग ही वो आपको पीएचडी में रखना प्रेफर करेंगे आगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है, नॉन नेट वाले हो आप, तो आप भूल जाओ पीएचडी को, सबसे पहली चीज, ठीक है? आप इंटरव्यू दे दो, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि आप इंटरव्यू ना दो, बट हाँ उसके लिए अब इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको कोई प्रोफेसर लेना चाहता है या नहीं, ठीक है? तो अगर आपके पास नेट क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या करना होता है, वो होता है एंट्रेंस एग्जाम देना, ठीक है? अब एंट्रेंस एक जगह का मत देना, ऐसे मत सोचना डीयू तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे डीयू का ही एंट्रेंस देना है, वैसा मत सोचना। जहां का भी एंट्रेंस विदाउट नेट आप दे सकते हो, वहां का एंट्रेंस जरूर देना। एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ आप इतने कैपेबल हो कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है? तो एंट्रेंस क्लियर हो गया, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है? ये चीज थी जब आपके पास नेट नहीं है। अगर आपके पास नेट या जेआरएफ में से कुछ भी चीज है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हो, आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप बैठते हो। क्लियर है? तो यहाँ एडिशनल आ जाएगा एंट्रेंस। समझ आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मैं समझाना चाहती हूँ? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले जेआरएफ क्लियर करो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी मास्टर्स जो है मान लो 2017 में हुई थी, या 2016 में हुई थी, 2015 में हुई थी, और अब आप जाग रहे हो कि आपको पीएचडी करनी है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में अगर मान लो कि आपका जेआरएफ खत्म होने वाला है, जेआरएफ की वैलिडिटी होती है 2 साल की, तो अगर आपका जेआरएफ खत्म होने वाला है और आपको प्रोफेसर बोल रहा है कि आप पीएचडी की जगह एमफिल कर लो, ठीक है? तो आप एमफिल कर लो, क्योंकि आपको एमफिल में भी उतनी ही फेलोशिप मिलेगी जितनी आपको पीएचडी में मिलनी थी। जेआरएफ खत्म हो जाए उससे अच्छा है कि आप एमफिल में एडमिशन ले लो और कुछ पैसे ले लो, ठीक है? क्लियर है ये वाली चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट चीज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम एंट्रेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंट्रेंस कैसा होता है। चलो ये देखते हैं। तो जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, मैं सिर्फ डीयू की बात कर रही हूँ, वैसे सबके लिए ही ये चीज लागू होती है। तो एंट्रेंस का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहली चीज, आपने जो भी मास्टर्स में पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है, चाहे वो जूलॉजी का हो, ठीक है, या फिर बॉटनी का हो, जो भी आपने पढ़ा है, अगर मान लो आप पीएचडी बॉटनी वाले डिपार्टमेंट में करना चाहते हो, तो आपकी एमएससी बॉटनी होनी चाहिए, और उसमें आपने क्या चीज करी है उस पर डिपेंड करेगा कि एंट्रेंस में क्या आएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर आपने जूलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए, तो आपकी जो एमएससी जूलॉजी होगा, उसमें जो आपने चीजें पढ़ी होंगी फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक, सॉरी सेकेंड ईयर तक, वो दोनों ईयर्स का आपको पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है सारा कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे आप एंट्रेंस दोगे, ठीक है? दूसरी चीज आपको एंट्रेंस के लिए ये भी याद रखनी है कि जिस भी जगह का आप एंट्रेंस देना चाहते हो, जैसे मान लो आप डीयू का पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहते हो,
तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि उसका सिलेबस डाउनलोड कर लो। एमएससी का सिलेबस उसमें क्या था? हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो आपको नहीं पता हो कि आपकी जगह पे जो चीज़ें कराई गई हैं वो यहाँ कराई गई हैं कि नहीं। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि डीयू की साइट पे जाओ, उस डिपार्टमेंट की साइट पे जाके सिलेबस उसका डाउनलोड कर लो कि उसके एमएससी में क्या-क्या सिलेबस था, ज़ूलॉजी, बॉटनी जो भी है। वहाँ जाके उसका सिलेबस डाउनलोड कर लो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो एंट्रेंस के लिए। ठीक है, ये प्रिपरेशन काफी ज्यादा डेप्थ में होनी चाहिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप डीयू का ही पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो तो उसके लिए आपको एक और चीज करनी है। वो चीज क्या है? अब वो चीज ये है कि आपको कोई दोस्त ढूंढना है आपका। ठीक है, कोई फ्रेंड ढूंढना है या फ्रेंड का फ्रेंड ढूंढना है जो भी डीयू से एमएससी कर रहा है या फिर पीएचडी कर रहा है, वो ढूंढना है। और उससे पूछो कि जो एंट्रेंस वहां आता है पीएचडी का, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये चीज ज्यादा क्लियर आपको तभी होगी जब आप उससे पूछोगे। क्योंकि क्या होता है कि जो हमें मास्टर्स में कराई जाती हैं चीजें, हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती हैं। किसी यूनिवर्सिटी में डिटेल में कराई जाती है कुछ चीज और किसी किसी में ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो डीयू में क्योंकि हर एक चीज काफी डेप्थ में होती है तो आपको उससे पूछना होगा कि उसके एमएससी में कौन से टीचर क्या चीज करवाते थे। ठीक है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कौन सा टीचर क्या चीज करवाता था, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एंट्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्या होता है कि डीयू के प्रोफेसर जब भी हमें पढ़ा रहे होते हैं तो हमें बताते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एंट्रेंस में भी आएंगे और एमएससी के एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको एंट्रेंस के लिए सबसे पहले ये चीज देखनी है, सिलेबस देखना है। सिलेबस में प्रोफेसर्स ने जो चीज बोली कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है मास्टर्स के दौरान, वो चीजें आपको ढंग से पढ़नी है, वही एंट्रेंस में आएंगी। क्लियर है ये वाली चीज? तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू टाइप का एंट्रेंस आता है। ठीक है, अब तो ये सबको ही पता है। नेट का एग्जाम भी एमसीक्यू आता है, तो नेट से ज्यादा बड़ा तो एग्जाम एंट्रेंस का है नहीं पीएचडी का। तो जैसे आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, सिमिलरली आपको एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है जो पीएचडी एंट्रेंस होता है। ठीक है, अगर आप एमफिल भी करना चाहते हो तो भी आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो, नॉन नेट वाले हो आप तो। क्लियर है ये वाली चीज? तो एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बट हाँ, जिस डिपार्टमेंट ने वो बनाया है उसी के प्रोफेसर्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसके प्रोफेसर जब वो एंट्रेंस बनाते हैं ना, तो जब उन्होंने एमएससी में बताया होता है ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीजें वो एंट्रेंस में भी डालते हैं। तो उससे आपको काफी चीजें पता चलेंगी अगर आपका कोई फ्रेंड या फ्रेंड का फ्रेंड वहां रहता हो तो। क्लियर है? तो एग्जाम पैटर्न जैसा आप नेट के लिए पढ़ते हो, जेआरएफ के लिए पढ़ते हो, सिमिलरली वैसा ही पीएचडी का एंट्रेंस भी होता है। चलो आगे देखते हैं। अब अगली चीज हमें क्या डिस्कस करनी है? अब अगली चीज हमें ये डिस्कस करनी है, एंट्रेंस हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहली चीज आप गाइड ढूंढो। ठीक है, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइड को हम सुपरवाइजर भी बोलते हैं। तो जिनके अंडर आप पीएचडी करना चाहते हो या एमफिल करना चाहते हो, उन गाइड को ढूंढो। आपको ये ढूंढोगे कैसे? तो आपको उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट करो। वहां प्रोफेसर्स का सारा फैकल्टीज का लिखा होता है डिटेल में कि इन्होंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, इस जगह से इन्होंने मास्टर्स करी है, इस जगह से पीएचडी करी है, इतने प्रोजेक्ट्स इनके अंडर हैं। ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। तो जैसे मान लो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो कौन कौन से फैकल्टीज हैं अभी और कौन से रिटायर हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट जो होती है ना वो अपडेट नहीं हुई होती, तो कुछ प्रोफेसर्स रिटायर भी हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए यहाँ फ्रेंड काम आएगा। तो आपको पता चल जाएगा, किसी भी नॉन पर्सन से आपको पता चल जाएगा कि वो अभी हैं उस डिपार्टमेंट में या चले गए हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके प्रोफेसर्स को देखो, कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके रिसर्च पेपर्स भी होते हैं वहां, उनको सर्च करो।
गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट होती है, ठीक है, मैं जेन्युइन बता रही हूँ आपको, इसी से मैं भी डाउनलोड करती थी रिसर्च पेपर्स। तो गूगल स्कॉलर है, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाओ, वो पूरा उसका जो उन प्रोफेसर ने जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उस रिसर्च पेपर को वहाँ डालो, ठीक है, उसका नाम डालो, ऑथर का नाम डालो और आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो रिसर्च पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लो और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उन्हें रीड करो, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ आ रही हो, कुछ ना समझ आ रही हो उन रिसर्च पेपर्स में, आपको थॉरोली रीड करना है। आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि उनका काम किस चीज पे है। और मैं ये चीज बोलूंगी कि जो रीसेंट रिसर्च पेपर्स हैं वो पढ़ो, क्योंकि रीसेंट रिसर्च पेपर से ही आपको पता चल रहा है कि अभी कौन सा काम वहां चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ काम जो है वहां पहले चलता था, ठीक है, पहले होता था, पहले वो जो प्रोफेसर थे पहले उस चीज पे काम करते थे, अब उनका काम चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स उन्हें लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए काम भी उन्हें चेंज करना पड़ता है, तभी अमाउंट मिलेगा जो प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। तो आपको रीसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ रीसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। जब आपने रीसेंट रिसर्च पेपर्स उन प्रोफेसर्स के पढ़ लिए, तो आपको पता चलेगा, पहले तो पेपर्स पढ़ने से पहले ही टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा कि आप इस चीज पे काम करने के लिए बने हो या नहीं बने हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अलग चीज में हो, उनका काम अलग चीज में है, तो उस प्रोफेसर को स्किप कर दो, ठीक है, दूसरे प्रोफेसर देखो। तो ऐसे करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये गाइड है और मुझे इसी चीज पे पीएचडी करनी है। क्लियर है? तो जब आपको ये पता चल गया कि टॉपिक क्या है, गाइड कौन सा है जिसके अंदर आपको पीएचडी करनी है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, वहां पे वही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ही गाइड की मेल आईडी दी होती है, ठीक है, ईमेल आईडी है वहां पे उनकी, तो उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो उन गाइड को, ठीक है। ये कब करना है आपको, ये सब चीजें ये करनी है जब आपने एंट्रेंस दे दिया है, आपका एंट्रेंस क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये तब की बात कर रही हूं मैं जब आप नॉन नेट फेलोशिप लोगे, ठीक है, नॉन नेट एस्पायरेंट हो, तभी आप ये चीज करोगे आफ्टर एंट्रेंस क्लियरेंस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास नेट है या जेआरएफ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में डायरेक्टली आप इस स्टेप पे चले जाओ, गाइड ढूंढो डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, गाइड जब आपको मिल गया उनकी मेल आईडी लो और मेल आईडी से उन्हें कांटेक्ट करो, डायरेक्ट, एंट्रेंस की तो प्रिपरेशन करनी नहीं है वहां, ठीक है। तो उनको कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर इंटरव्यू। बहुत सारे क्या होते हैं कि बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता चल रहा है गाइड कौन सा चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको गाइड का नहीं पता चल रहा है, गाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको पीएचडी करनी है तो, क्योंकि गाइड जो होते हैं वही आपको मोटिवेट कर सकते हैं उस टाइम, अगर मान लो कुछ चीज आपसे गलत हो गई, कुछ भी चीज हुई, तो गाइड ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं। वरना कुछ गाइड ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों आ गया इनके अंडर, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होके गाइड को अच्छे से ढूंढना, गाइड जब आपने ढूंढ ली है तब उनसे कांटेक्ट करना, और कांटेक्ट करने के बाद उनसे पर्सनली मिलना डिपार्टमेंट जाके, ठीक है, पर्सनली मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर्सन उनसे मिलो, उनसे बात करो कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, मैं ऐसे ऐसे ये चीज करूंगा। अगर उनको गाइड को अगर ये चीज नहीं लगी आपके बातचीत से कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो उनके अंडर काम करने के, तो वो आपको नहीं लेंगे, ठीक है। तो उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें उस टाइम मीटिंग के टाइम पे आप बोल सकते हो कि मैंने आपके ये रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, मुझे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, मैं इसमें आगे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ही आप आपको वो गाइड लेंगे पीएचडी के लिए, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपने जब उनसे कांटेक्ट कर लिया, इन पर्सन मीटिंग भी कर ली, उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड भी हैं आपको लेने के लिए कि नहीं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपको बोलें कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ,
ठीक है? या फिर आपको वो सीधा बोल सकते हैं मेरे पास अभी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है बहुत बार। तो अगर उनके पास सीट वैकेंट नहीं है तो वो आपको बोल सकते हैं कि आप एमफिल कर लो मेरे अंडर पहले, बाद में देखेंगे पीएचडी। तो आप वैसा कर सकते हो, आपको जो चीज़ जेन्युइन लगे, ठीक है? या फिर अगर उनके पास सीट होंगी, तो वो आपको बोल देंगे कि हाँ, मेरे पास सीट है। इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि कैसे मैं आपको लूँगा या नहीं, ठीक है? ऐसे बोलते हैं बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो जब आपने गाइड चूज़ किया है ना, तो मैं बोलूँगी कि 3 गाइड तो एट लीस्ट चूज़ करो। ठीक है? उनको फिर अपनी फिज़िबिलिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दे दो और फिर उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले को कॉन्टैक्ट करो और फर्स्ट वाले से रिस्पॉन्स सही नहीं आता है तो सेकंड वाले से कॉन्टैक्ट करो। कभी भी तीनों गाइड जो मैंने आपको बोले, तीनों से एक साथ कॉन्टैक्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। जो भी प्रोफ़ेसर्स होते हैं, जब भी वो आपस में मीटिंग करते हैं, तो उन्हें वो आप अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो बोल देंगे कि मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट का मेल आया, दूसरा बोल देगा मेरे पास भी आया, तो वो बोलेंगे ये बच्चा जेन्युइन ही नहीं है। वो किसी एक पर्टिकुलर के अंडर पीएचडी नहीं करना चाहता। तो फर्स्ट रैंक वाले से सबसे पहले बात करो, उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है तो आप सेकंड वाले से बात करो और सेकंड वाले का भी अगर नेगेटिव आता है तो थर्ड वाले से बात करो। क्लियर है ये वाली चीज? तो गाइड चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना 5 साल आपके बद से बदतर वाली चीज कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सारों की लाइफ में हुआ है। 3 साल बाद छोड़ देते हैं पीएचडी, 4 साल बाद। मैंने तो ऐसे केसेस भी सुने हैं जिनके 5 साल कंप्लीट होने वाले थे, फिर भी उन्होंने पीएचडी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि गाइड के अंदर मैं और काम नहीं कर सकता हूँ, मैं और काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने छोड़ दी। तो उनका क्या हुआ, 4-5 साल बर्बाद हुए ना। तो ये चीज जरूर जरूर देख लेना पहले ही। जेन्युइन टॉक है आज की, ठीक है? इसीलिए मैं सारी चीजें आपको जो मेरे दिल के अंदर है वो सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने गाइड भी देख लिया, अब क्या करना है मैंने बता दिया। आपको रिसर्च पेपर्स देखने हैं, सबसे पहले वेबसाइट पे जाके रिसर्च पेपर्स देखने हैं, टॉपिक आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है उसके अकॉर्डिंग 3 गाइड ले लो, उनमें से एक को मेल करो, मेल का रिस्पॉन्स आता है, अगर उनका नेगेटिव आता है रिस्पॉन्स, वो ऐसे ही बोल देते हैं कि उनके पास सीट वेकेंट नहीं है, तो आप दूसरे वाले से कांटेक्ट करो। ठीक है, तो इस कांटेक्ट करने के बाद जब पर्सनल मीटिंग आपकी हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोफेसर से, तभी आप इंटरव्यू के लिए बैठो। तो इंटरव्यू और एंट्रेंस के रिजल्ट के बीच में आपको ये सब चीजें करनी है जो मैंने बताई हैं। ठीक है, आप जेन्युइनली अगर पीएचडी करना चाहते हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा गाइड सुटेबल है, ठीक है, सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द गाइड, ठीक है, अगर गाइड के लिए आप श्योर नहीं हो किस गाइड के अंडर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ जाओ। ठीक है, बीच में आपको गाइड वाला स्टेप करना ही नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठ जाओ। इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ तो बस फिर कोई भी आपको इंटरव्यू के एंड में ही, जब आप बाहर निकलोगे ना, तभी आपको बोल देंगे कि इन प्रोफेसर ने आपको बोला है कि आप आफ्टर इंटरव्यू मिलना मुझसे। ठीक है, या फिर आपको बोलेंगे 4 बजे मिलना मुझसे, तो आपको वहां रुकना पड़ेगा। डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठो, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बता देती हूँ। तो इंटरव्यू में आपके डिसर्टेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है मेनली। जब भी इंटरव्यू होता है उससे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल लिख के देना होता है, जिसमें आप, वो एक टाइप का सीवी ही है, और एंड में आपको लिखना है आपने इस चीज पे काम किया है। डिसर्टेशन तो सबने ही की होती है, बाकी काम किसी ने किया हो ना किया हो वो मैटर नहीं करता, डिसर्टेशन मास्टर्स में सबकी होती है। तो आपके मेजरली क्वेश्चंस डिसर्टेशन से आते हैं, आपको मेनली रिसर्च प्रपोजल से ही आते हैं क्वेश्चंस। तो रिसर्च प्रपोजल में आपने वही चीजें डालनी है जो आपको पता है, या एटलीस्ट ये चीज कर लेना कि जो जो वहां लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। आपको वो बोल सकते हैं कि आपने डिसर्टेशन में ये चीज करी है, कैसे करी है, ठीक है, या फिर इसके अलावा हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, तो वो सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। या फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में आपको क्या चीज बोली जाती है
हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में ये चीज बोली जाती है कि मान लो ये प्लांट है हमारे पास, इसमें हम ये करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में मोस्टली एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग के कि ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी कंडीशन है, इससे रिलेटेड हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस एक्सपेरिमेंट को कैसे आप डिजाइन करोगे, तो वो चीज पूछी जाती है। डिसर्टेशन में आपने जो चीजें बोली उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर प्रोफेसर इंटरेस्टेड है आपको एमफिल लेने के लिए, एमफिल में लेने के लिए। एमफिल तो अब बिल्कुल खत्म ही हो रही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब आने वाली है उसके अकॉर्डिंग, तो एमफिल का तो भूल ही जाओ, अभी मेनली पीएचडी ही डिस्कस करते हैं। तो डिसर्टेशन से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। रिसर्च प्रपोजल में आपने जो जो लिखा है कि मैंने इस चीज पे काम किया है, मैं इसी में आगे करना चाहता हूँ काम। रिसर्च प्रपोजल भी जब आप लिखोगे ना, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी, उसमें बताऊंगी कि आपको कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है अगर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो डिसर्टेशन अच्छे से पढ़ के जाना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, बहुत सारे आते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिलेटेड। कोशिश करना, इसमें क्या होता है इंटरव्यू में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको कोशिश करनी है कि जैसे अगर मान लो प्रोफेसर ने कुछ चीज बोली, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको उस क्वेश्चन में स्मार्टली अपनी चीजें डालनी है, अपनी चीजें इंसर्ट करनी है आंसर में। किस सेंस में बोल रही हूँ मैं ये इस सेंस में, जैसे मान लो कि आपको कुछ क्वेश्चन उन्होंने बोला कि हम ब्रासिका पे ये चीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चीज, क्या प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं। तो मान लो आपने बोला है फ्लोरल डिप मेथड का यूज कर सकते हैं, जो बहुत कॉमन है। तो आपको फ्लोरल डिप मेथड जब आपने बोल दिया ना, तो अब ये चीज बिल्कुल जेन्युइन है कि आपको फ्लोरल डिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। और क्वेश्चंस वहां क्या होता है, 20 प्रोफेसर साथ में बैठे हैं मान लो इंटरव्यू के दौरान। अब तो इंटरव्यू पता नहीं कोरोना कोविड की वजह से शायद ऑनलाइन हो, बट ऐसे होता था पहले। 20 प्रोफेसर्स थे, 12 प्रोफेसर्स बैठे होते थे एक साथ एक टेबल के अराउंड, और आप वहां बीच में जाके बैठते हो, इधर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उधर से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइम कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता तो आप बोल दो कि मुझे नहीं आता है, ठीक है, आप कुछ और पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मुझे ये नहीं आता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज आती है, हम उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे। क्लियर है ये वाली चीज? तो इतना बर्डन नहीं लेना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या बोलूंगा मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। आप बिल्कुल कूल डाउन होके इंटरव्यू दो। बिल्कुल कूल डाउन होके इंटरव्यू दोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही उसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो आपको गाइड नहीं पता है तो डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठो, डिसर्टेशन अच्छे से पढ़ लो, कुछ रिसर्च पेपर्स, आपको कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है जिसके बारे में आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़ लो। क्लियर है? तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, एंट्रेंस पैटर्न डिस्कस कर लिया, क्या क्या प्रोसीजर होता है वो डिस्कस कर लिया, गाइड को कैसे ढूंढते हैं वो डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास पीएचडी आप नहीं करना चाहते हो, मान लो आपको सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ इनकम कुछ चीज चाहिए, तो आप किसी प्रोजेक्ट वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी वो प्रोजेक्ट वैकेंसी हो सकती है, आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देखोगे, इंडीड वगैरह पे भी डालते हैं बहुत सारे प्रोफेसर्स, तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्ट की वैकेंसी कुछ है या नहीं है। अब जेआरएफ एसआरएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है जेआरएफ एसआरएफ होता क्या है। तो जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ का अमाउंट अभी जो चल रहा है 2019 में जो चीज आई थी, अमेंडमेंट आया था ये बोल सकते हो आप, उसके बेसिस पे इतना था पर मंथ, अभी इतना ही चल रहा है। एंड एसआरएफ जो है उसमें 35,000 चल रहा है पर मंथ। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होती है, आप जेआरएफ कर रहे हो या एसआरएफ कर रहे हो, अब बहुत सारी चीजें ये होती हैं आपको नहीं पता चलता है। तो पीएचडी मैं आपको बता देती हूँ, जेन्युइनली जो लेते हैं वो लेते हैं 5 साल का, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ 8 साल की भी होती है। मैं आपको सिर्फ वो सब चीजें बता रही हूँ जो जो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने देखी हैं, वो सब मैं आपको बता रही हूँ।
ऐसा मत सोचना कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ कि पीएचडी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर करो। जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही चीज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सफल होगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है? और खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल की ऐसी भयानक कोविड वाली सिचुएशन में। तो पीएचडी 5 साल की होती है, नॉर्मली 5 साल आपके ऑक्यूपाइड हैं ये लगा के चलो, ठीक है? तो 5 साल की जो पीएचडी होती है इसमें 2 साल जो होते हैं ना, शुरू के 2 साल आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलता है, यानी 31,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, आपको एक इंटरव्यू में बैठना होता है। वो बैठना ही होता है, आपके मर्जी नहीं है, ठीक है? ये आपको करना ही पड़ेगा। उस इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है पीपीटी के थ्रू, ठीक है? ये दी आपने, फिर आपका क्या होता है कि जेआरएफ से एसआरएफ की साइड कन्वर्जन हो जाता है। तो बाकी के रेस्ट के 3 इयर्स जो होंगे उसमें आपको एसआरएफ मिलेगा। ये हर पीएचडी वाले बंदे को करना पड़ता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ 31,000 से, तो वैसा नहीं हो सकता है। आपको 5 साल की पीएचडी है, 2 साल के लिए जेआरएफ मिलेगा, उसके बाद इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा। 2 साल में आपने जो भी काम किया है वो सब प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखाना होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, सबका ही हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू वो बताना होता है और बस फिर उसके बाद 3 साल बाकी के जो हैं उनमें आपको एसआरएफ मिलता है। क्लियर है ये वाली चीज? तो जेआरएफ और एसआरएफ के अलावा ये तो नॉर्मल फेलोशिप है जो आपको हर मंथ मिल रही है, इसके अलावा और क्या चीज मिलती है? तो इसके अलावा कंटिजेंसी मिलती है, ठीक है? कंटिजेंसी क्या होता है, कुछ अमाउंट मिलता है आपको कुछ चीज खरीदने के लिए। आपको मान लो कोई सेमिनार है वो अटेंड करने जाना है, या फिर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है वहां जाना है, तो उन सब के लिए कंटिजेंसी आपको मिलती है। एक टाइप का अलाउंस है ये जो आपको पर एनम मिलता है, जो 10 से 20,000 के अराउंड होता है, ठीक है? जेआरएफ में कम होता है, एसआरएफ में बढ़ जाता है। तो वो कंटिजेंसी जो होती है ना वो आपको साल में एक बार मिलती है, आप उसे क्लेम कर सकते हो डिपेंडिंग, आपको मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, टिश्यू पेपर्स खरीदने हैं, कुछ भी चीज जो आपके काम के लिए है, पीएचडी के काम के लिए, वो चीजें आप खरीद सकते हो। कंटिजेंसी में बिल डाल देते हैं, सब में ही बिल डालना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो भी फेलोशिप है पर मंथ यहाँ लिखा तो हुआ है, बट एक्चुअल में ये डिपेंड करती है आप कितनी जल्दी बिल सबमिट करते हो, ठीक है? कंटिजेंसी के लिए, जेआरएफ के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल होती है, उस जगह पे आपको सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। कि मान लो आपने अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप जनवरी से लेके मार्च तक की सारे बिल्स लगा के भेज दोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर अप्रैल में आपने भेजा है, तो मान लो कि जून में या फिर उससे पहले भी आ सकती है, मई तक आपको वो फेलोशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी, जो अकाउंट आपने वहां सबमिट किया है। मेनली वो कैनरा बैंक बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो फेलोशिप आ जाती है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि आपको हर महीने मिलेंगे इतने पैसे, आपको कंबाइंड मिलते हैं, क्लब करके मिलते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है? अब एक चीज हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स का गैप होता है। गैप इन द सेंस कि उनकी मास्टर्स मान लो 2016 की थी या 2017 की थी और अभी चल रहा है 2020, ठीक है? 2021 ही लगा लो, आप 2021 के लिए ही अप्लाई करोगे, तो उस केस में ये जो गैप है, ठीक है, गैप 1, 2, 3, 4 या 5 साल का भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लेट लतीफ होते हैं जो 5 साल के बाद भी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगी, जितना कम से कम गैप हो आपका उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? ये चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि प्रोफेसर्स ये देखते हैं कि उसका लिंक अभी है भी कि नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। हो सकता है आप बहुत सारी चीजें भूल गए हो, बट ऐसा नहीं है कि आपका गैप ज्यादा है तो आपकी नॉलेज कम होगी। हो सकता है कि आपका गैप ज्यादा है बट आपको नॉलेज भी काफी है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप इजीली इंटरव्यू दो, ठीक है? इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर करो तो भी आपको पीएचडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। बट ये चीज होती है कि कम से कम गैप होगा तो प्रोफेसर को ये लगता है कि हाँ, इसको ये चीज थी कि इसे जेन्युइनली पीएचडी करनी है।
अगर कोई ज़्यादा टाइम के बाद आता है या आफ्टर मैरिज आता है, बच्चे हो गए हैं तब जाके पीएचडी करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम प्रोफ़ेसर्स को ये लगता है कि शायद ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है पीएचडी करने में और क्या पता आगे 5 साल टिकेगा भी या नहीं टिकेगा। हो सकता है बीच में छोड़ दिया। बीच में छोड़ दिया तो प्रोफ़ेसर तो लुट गए ना, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश करो जितना कम गैप हो, उतनी जल्दी आप पीएचडी करो, ठीक है? या गैप ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, मान लो गाइड भी मान गया कि हाँ ठीक है, मैं आपको अपने अंडर पीएचडी करवा दूँगा। उसमें आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उस गाइड के, ठीक है? उस गाइड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो वो गाइड मान चुका है, ठीक है? ये मान चुका है अभी कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आगे देखते हैं। तो अगर उसने ऐसा भी बोल दिया ना कि इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, देखते हैं, तो उसका मतलब है वो मान ही गया है ऑलमोस्ट। इंटरव्यू अगर आपका सही हुआ तो हो ही जाएगा पीएचडी में एडमिशन, ठीक है? दूसरी चीज़ तो जब आपने गाइड आपका मान गया है, उसके बाद आपको उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो लैब है, उस लैब में जाके उनके स्टूडेंट्स से बात करनी है कि ऐसे-ऐसे मैंने सर से बात करी या मैम से बात करी है और मैं इस लैब को जॉइन करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन फ्यूचर मेरे लिए, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, लैब के अंदर रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो। स्टूडेंट ही उनके अंडर जो काम कर रहा है, वो ही आपको जेन्युइनली बता सकता है कि हाँ, आपके पास रिसोर्सेज़ ढंग से मिलेंगे, सर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मोटिवेटिंग है, डिमोटिवेट नहीं करते हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा है। एक स्टूडेंट से मत पूछना, 3-4 से पूछ लेना। तो जब आप ऐसी चीज़ें पूछ लोगे ना, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, वो गाइड बेस्ट है। ठीक है? तो जब आपको ये पता चल गया कि गाइड बेस्ट है, तब उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू दे दो, हो ही जाएगा, ठीक है? समझ आया? तो स्टूडेंट से पूछना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ ये भी मेंशन करूँगी मैं कि आपके लिए पीएचडी बनी है या नहीं बनी है? मैंने बोला ये जेन्युइन टॉक है, तो इसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी 360 डिग्री में आपके अराउंड जो-जो होने वाला है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ का कमेंट आया था कि पीएचडी कैसे होती है डीयू में, क्या करना चाहिए? बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है? मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स थे जब मुझे कुछ चीज़ नहीं पता थी इन सब के बारे में। तो वो डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखना, बस खत्म होने वाली है, अब ज़्यादा लंबी नहीं है। आपके बहुत सारे ही डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? मैं जेन्युइनली उस जगह से गुज़री हूँ, तो मुझे पता है क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो पीएचडी आपके लिए बनी भी है या नहीं बनी है? तो सबसे पहली ये चीज़ सोचना कि आप 5 से 7 साल, ठीक है? हो सकता है कि आपकी पीएचडी 4 साल में भी हो जाए, बट वो एक्सेप्शनल केसेज़ हैं, वो तब होता है जब प्रोफ़ेसर इज़ अबाउट टू रिटायर। हो सकता है कि आप जिन प्रोफ़ेसर के अंडर काम कर रहे हो जैसे मान लो आप करना चाहते हो उनके अंडर काम, जैसे मान लो आप अभी करना चाहते हो, 2021 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपने देखा उन प्रोफ़ेसर की वेबसाइट पे, वो वही वाली डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखा कि वो प्रोफ़ेसर जो हैं 2025 में रिटायर होने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है उनके अंडर काम करने का, अगर वो मान गए तो। आपकी पीएचडी 2025 से पहले हो जाएगी और 2021 में आपने एडमिशन लिया था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर कोई प्रोफ़ेसर रिटायर होने वाला है और वो आपको ले ले तो, बहुत ज़्यादा इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हों कि आपको कैसे क्या चीज़ देखनी है पीएचडी के लिए। आपके पास अगर 5 से 7 साल हैं, ठीक है? आराम से 5 साल तो आप लगा के ही चलो, बट कुछ प्रोफ़ेसर थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं। बट एक्चुअल में अब तो ऐसी गाइडलाइंस आ गई हैं, 5 साल के बाद एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, तो मोस्टली 5 साल में कर ही देते हैं, ठीक है? बहुत एक्सेप्शनल केसेज़ हैं कि 7 साल में करें, तो अभी हम नॉर्मल केसेज़ की बात कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ सोच के चलो कि आपको 5 साल तक और किसी जगह कॉन्संट्रेट नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पीएचडी पे कॉन्संट्रेट करना है। आपकी पीएचडी हो जाएगी, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है? आपको वो 5 साल अच्छे से मेहनत करनी है,
थीसिस लिखनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद ही आप अपने आप को फ्री मानना। तो अब क्या होता है ना, अगर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के केस में क्या होता है कि मैरिज वाली चीज़ आ जाती है बीच में। तो वो मैरिज वाली चीज़ मत आने देना बीच में इन 5 सालों के बीच में, या एटलीस्ट जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं हो गई। थीसिस सबमिट मान लो आपकी 4.5 साल में हो गई है, उसके बाद आपका 6 महीने बाद इंटरव्यू है, जो वो होता है, वाइवा होता है, वो है, तो उस टाइम आप मैरिज कर सकते हो। तो ये चीज़ सोच के चलना, 5 साल तक आपको मैरिज नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर्स ये चीज़ देखते हैं। जब आप उनसे बात करोगे ना, तब वो आपसे पूछेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो फ्यूचर प्लान्स में मैरिज इंसर्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना, वो वहीं से आपको भगा देंगे, ठीक है? मैरिज अगर हो जाती है, उसके बाद फिर वो पर्सन काम नहीं कर पाता जेन्युइनली, इसीलिए आप ये चीज़ बोलोगे कि हाँ, मैं जेन्युइनली पीएचडी करना चाहता हूँ। मैरिज का अभी कोई भी प्लान नहीं है 10 साल तक, ठीक है? मज़ाक कर रही हूँ, 5 साल के बाद कभी भी कर लेना। तो मैरिज वाली चीज़ मत बोलना, उनके सामने मैरिज टर्म ही मत बोलना, ठीक है? तभी वो आपको लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो यही चीज़ें हैं, और वो पर्सन, वो प्रोफ़ेसर रिटायर होने वाला हो, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? मतलब 5 साल तो हों रिटायर होने में, तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको पीएचडी उससे कम में ही करवा देंगे। तो यही था आज की वीडियो में, हमने डिस्कस करा ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो भी हमें पीएचडी से रिलेटेड आपके सामने आ सकती हैं। क्या-क्या चीज़ें आपको करनी हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हुए हों कि आपको पीएचडी करना भी है या नहीं करना है, ठीक है? अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मुझे डिस्कस करना है, अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस चल रहा है ना, तो उसमें किलर स्ट्रेन डिस्कस करना है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी डिस्कस करनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।